आंखें, कोई रास्ते में गहरा। ऐ दिल मुझे बता दे, तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, अच्छा सबको मालूम है और सबको खबर हो गई तो क्या। मेरे सामने वाली खिड़की पे एक चांद का टुकड़ा रहता है, ख्वाब तुम या कोई हकीकत और मुझे बतलाओ। देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल में चलाने लिए। इस गीत के साथ ही हम आज के हमारे खास मेहमान शुभ मुलाकात में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह जी गोगामेडी जी का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। साउंड है? थोड़ा सा मैं रूपरेखा बता दूं अपने इस प्रोग्राम की। इसमें अपन सुखदेव जी अपन इसमें प्रोफेशन की बात नहीं करते। अपन जिनको भी अपन यहाँ पे सेलिब्रिटी गेस्ट बुलाते हैं, हम उनसे उनके ज़िंदगी के उन पहलुओं पे बात करते हैं जो लोगों को नहीं पता। आप भी भूल चुके हैं उनको भी याद करेंगे अपन इसमें अपने बचपन के दोस्तों की और ज़िंदगी की अपन दूसरी बातें करेंगे अपन। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बचपन से करें शुरू जी। तो बचपन कैसा रहा आपका? बचपन एकदम साधारण परिवार में मेरा जन्म हुआ जी। हमारे दादू साहब फौज में थे, इस वजह से जमीनें जो फौजी जितने भी थे उनको लाटें हुई थी। उसमें हमारे को भी श्री गंगानगर जिला हुआ करता था उस समय। जी जी। अब तो हनुमानगढ़ हो गया, एक जिले के 2 कर दिए। अच्छा। तो वहाँ गोगामेडी में ज़मीन अलाट हुई थी जी। तो वहाँ हमारा परिवार रहने शुरू हो गया, क्योंकि उधर नहरी ज़मीनें थी। जो मेरा मूल गांव है वो झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी तहसील में धमोरा गांव है। अच्छा अच्छा। धमोरा गांव है और मैं भोजराज जी का शेखावत हूँ। अच्छा। तो ज़मीनें अलाट होने के कारण वहाँ गोगामेडी रहना शुरू हो गए। नहरी ज़मीनें थी, वहाँ मेरा बचपन वहीं गुजरा। वहाँ बरवाना स्कूल के अंदर शुरू से ही मैं एडमिशन रहा मेरा। मैं 7th क्लास से नेशनल में आ गया था, जूनियर एथलेटिक्स में। अच्छा, अंडर 14 में इतनी राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ एथलीट रहा मैं। अरे 4 साल तक। क्या बात है। मतलब जिसको बोलते हैं ना, वो पूत के पाँव पालने में दिखे थे। जी। तो उसके बाद हमारे नज़दीक भादरा पड़ता है। जी जी जी। वैसे गोगामेडी की तहसील तो नोहर है। हाँ। वो 45 किलोमीटर पड़ती है और भादरा 16 किलोमीटर है गोगामेडी से। पास बिल्कुल। हाँ, तो भादरा मेरा एडमिशन हुआ। भादरा से भी मैंने हाई स्कूल से नेशनल खेला, राजस्थान में टॉप रहा 200 मीटर में, और आगे का जीवन चलता रहा। तो मेरे जीवन में मेरा लक्ष्य था फौज में जाने का। अच्छा। मैं भी बॉर्डर पर जाकर, जैसे मेरे दादू साहब देश की सेवा करते थे, जी। उसी तरह सेवा करूं। तो नहीं, आज आप देश के अंदर वाले बॉर्डर पे हैं? नहीं, आज तो अंदर में है, पर उस समय की जो मेरी सोच थी वो यही थी कि मैं फौज में जाकर के देश की सेवा करूं। जी। और उस समय एक घटनाक्रम हुआ जी कि स्कूल में अब हर प्रकार के लड़के रहते हैं। जी। कॉलेज में भी हर प्रकार के लड़के रहते हैं। तो वहाँ एक लड़का था, वो रिवॉल्वर रखता था। अच्छा। साथ में। तो मैं तो बिल्कुल शरीफ में था और एथलेटिक्स में था।
अब तो उस लड़के ने पता नहीं कहाँ कोई फायर कर दिया, या उस लड़के की किसी ने कोई पुलिस को शिकायत कर दी। हाँ 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 हाँ। तो जिस समय उस लड़के को गिरफ्तार करने के लिए आए, वहां मैं भी उसके साथ था। अच्छा 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 तो उस अच्छा। समय मेरे को भी उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। मतलब गेहूं के साथ घुन पीसने वाली बात हो पीसने गई। वाली बात हो गई। हाँ हाँ हाँ। तब मैंने पुलिस वालों को बहुत हाथ जोड़े, बहुत मिन्नती की कि मेरा कैरियर खत्म हो जाएगा, पर उन्होंने एक भी नहीं सुनी। मैंने कहा मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, आप पता कर लो, जांच कर लो। पर उन्होंने वो मेरे पे आर्म्स एक्ट का मुकदमा लगा दिया। अच्छा। उन्होंने क्या किया, रिवॉल्वर तो उस लड़के के पास दिखा दिया और कारतूस मेरे पास दिखा दिया, जो पुलिस आम तौर से करती है। आज हाँ एक्चुअल में वही है ना, अपनी कमियां छुपाने के लिए वो किसी को भी टारगेट कर लेती किसी है। को भी टारगेट करते हैं उनको। अभी जैसे मार्च चल रहा है, तो मार्च में आप सीट बेल्ट लगा रखा है, आपने मास्क भी लगा रखा है, आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट भी है, तो भी क्या कहेंगे यार 100 रुपए का चालान तो करवाई लो, मार्च लास्ट चल रहा है, हमें आंकड़े देने। हाँ तो उनको कोई आंकड़े देने होंगे आर्म्स एक्ट के। हाँ हाँ हाँ। इनकी तो ऊपर से गाइडलाइन जारी होती है, भाई आर्म्स एक्ट पे कार्रवाई करो, शराब पे कार्रवाई करो, उस पे कार्रवाई करो, सट्टे पर कार्रवाई करो। तो सट्टे में आज तक आपने देखा होगा, ये जो 500,000 रुपए लेते हैं वो अपना चालान करवा लेते हैं। जो ओरिजिनल सट्टोरी हैं वो तो आज तक गिरफ्तार हुए ही नहीं, या होते भी नहीं। तो इसी तरह मैं वहां पुलिस का टारगेट। शिकार बन गया, टारगेट बन करके, और मेरे पे मुकदमा दर्ज हो गया। हाँ हाँ। वहां से जिंदगी पलट गई। जिंदगी पलट गई। जो ख्वाब थे वो अधूरे रह गए। हाँ हाँ। और उसके बाद वहां एक लड़की हुआ करती थी, वो एक तरफा प्यार करती थी मेरे से। अच्छा। तो मैं तो इन चीज़ों में ध्यान नहीं देता था, स्पोर्ट्समैन था, लगा रहता था। तो उसने मेरे पे बहुत प्रेशर, दबाव बनाया हाँ हाँ। कि मैं मर जाऊंगी, मैं ये कर लूंगी, फांसी लगा लूंगी, ये हो जाएगा, पॉइजन खा लूंगी। जैसे भी ब्लैकमेल कर हाँ, करते तो इमोशनल उसमें ब्लैकमेल। बहुत प्रेशर लगा लोगों के। फिर वो जिंदगी पलट गई वहां से। फिर केस मुकदमे और शुरू हो गए। अच्छा हाँ, उन चीजों को लेके पूरा भी। ही हो गया। हाँ हाँ। होने के बाद पढ़ाई छोड़ दी। एक्चुअली आप तो उस टाइम सॉफ्ट टारगेट बन गए थे ना। जी। कोई नहीं मिल रहा तो चलो इसको तो लपेटे में ले ही सकते हैं बस अपन लोग। बस वही था। हाँ हाँ। क्योंकि गोगामेडी है वो हरियाणा से 8 किलोमीटर ही दूरी पर है। अच्छा, हरियाणा अच्छा, बॉर्डर शुरू हो हाँ, जाता है हाँ, वहां से, हाँ, 8 किलोमीटर हाँ के हाँ बाद। हाँ हाँ। तो हरियाणा कल्चर वहाँ हनुमानगढ़, गंगानगर में करीब करीब लग रहता है पास एक में। जैसा ही है। हाँ। हाँ। तो उसमें फिर आगे से आगे चल काम शुरू हो गए। फिर हमने भी हथियार उठा लिए। वो तो फिर वो है ना, मरता क्या ना करता वाली स्थिति आ गई वो तो। उसी हिसाब से फिर सिस्टम चलता रहा। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि जो मैं बिल्कुल शरीफ हुआ करता था, ऐसे नज़र झुका के चलता था, जो किसी के सामने ऐसे नज़र से मिला करके नहीं देखता था, अपने काम से काम उसको- रखते थे। हाँ, उसको उन्होंने इतना कठोर बना दिया मेरे को कि मेरे को कोई भी, जैसे कोई गुंडा, बदमाश, क्रिमिनल जो गलत काम करने वाला है, वो मेरे को कीड़ी मकोड़ी मच्छर की तरह नजर आते थे। शरीफ आदमी है, मेरे से जो भी बड़ा है, उस समय भी मैं उनके पैर छूता था। और जो आज भी मेरे से बड़े उम्र में है, चाहे वो कोई जाति बिरादरी के हो, आज भी उनके पैर छूता है। ये चीज़ तो मैंने खुद भी देखी है आपके अंदर। जो हमारे संस्कार हैं, जो घर से मिले हैं, जी। जो विरासत में मिले हैं, उनको हम कभी नहीं भूलते। चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी से हो, उनके चरण छूने, उनका आदर संस्कार करना, ये हमारे ब्लड में है, खून में ही है तो। तो इसलिए हम वो आज पहले भी करता था और आज भी करता था। पर जो गुंडे, बदमाश, जितने भी लोग थे जो हफ्ता वसूली और करते थे, वो चाहे हमारा वहाँ क्षेत्र है फतेहाबाद, सिरसा, बट्टू, हिसार, आदमपुर, नौर, बादरा, चूरू, हनुमानगढ़, उस क्षेत्र में मैंने एक भी बदमाश को नहीं छोड़ा जिसको लपेटे में नहीं लिया हो। सबको भिड़े रहे बस। और मैंने चैलेंज करके, हम लोग कहते थे भाई कोई भी ऐसा कोई छुटमुटिया कोई नया बदमाश उठा है तो अभी बता दो, फिर अंदर जाने के बाद कह देगा मैं भी बदमाश, पहले तो साथ में ही लपेटे में ले ले। जो भी बहन बेटियों के साथ गलत काम करते थे उनको हम दंडित करते थे। सरकार के तो आपको पता है रवैयों का, मुकदमे दर्ज होते हैं और चंद दिनों में मुलजिम बाहर आ जाते हैं। भाई जिसके रसूख है वो पर वहाँ एक नई अदालत सी लगती थी जनता, हमारी गोगामेडी, मतलब जनता अदालत जिसको कहते जनता हैं। अदालत थी। गोगामेडी उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला भरता है। वहाँ गोगाजी महाराज जो लोक देवता है, जी जी। उनको सर्व समाज पूजता है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, सब लोग
मतलब करोड़ों की तादाद में गोगा मेडी में मत्था टेकने के लिए, अपनी मन्नत मनाने के लिए गोगा जी के स्थान पर आते हैं लोग आते हैं। और फिर उसके साथ साथ गोगा जी मंदिर के बराबर में ही गुरु गोरखनाथ की तपोभूमि है। गुरु गोरखनाथ शिव जी के अवतार हुए हैं। हाँ, उन्होंने भी वहीं गोगामेडी में तप किया। वहाँ आज भी उनके बहुत बड़े बड़े गोगा जी महाराज के, गंगा सिंह जी ने ये मंदिर बनवाया था। अच्छा अच्छा, अच्छा, और अच्छा। गोगा जी महाराज का और उनके बराबर में गुरु गोरखनाथ का मंदिर आज भी है। हम तो मिश्री नाथ जी से बद्रीनाथ जी, ध्याननाथ जी, उससे पिपलनाथ जी, अभी उनके महंत रूपनाथ जी हैं। हाँ हाँ हाँ, वहाँ गोरखनाथ जी की धूणे पर सेवा होती है। वहाँ भी लोग मत्था टेकने के लिए आते हैं। जिनकी मन्नत पूरी नहीं होती वो वहाँ करके मत्था टेकने से उनकी मन्नतें पूरी होती है। तो गोगामेडी के अंदर मेला लगता था। तो मेले के अंदर भी वहाँ जो ठेकेदार हुआ करते थे, इनकी मनमानी हुआ करती थी। वो मनमानी रेट पर, हाँ, एक दुकान उन्होंने 10,000 में बोली दे करके छुटा ली और उसको 50,000 में अगले दुकानदार को देते थे। बहुत गैप हुआ करता था। अच्छा, तो वहाँ भी मैंने मुकदमे तो 1-2 दर्ज हुए मेरे पर, जी जी, पर मैंने बोली जब शुरू होती थी मैं बंद करवा देता था। कोई बोली नहीं होगी, जो दुकानदार हैं गरीब लोग वो अपनी अपनी दुकान लगा लो, रसीद कटवा लो। एक वाजिब, ये ठेकेदारों की दलाली प्रथा है, ये खत्म हो। मतलब उन्होंने हाँ, कब्जा कर रखा था उस चीज हाँ, तो उन ठेकेदारों के साथ प्रशासन के लोग मिले हुआ करते थे। उनके बिना तो उनका भी कमीशन और वो तय होता था। तो वो जब मैं बोली बंद करवाता था वहाँ, तो वो लोग वहाँ रिपोर्ट देते थे, यहाँ का बदमाश गुंडा सुखदेव सिंह गोगामेडी बोली नहीं होने दे रहा। होना ही था ये तो वहाँ पर प्रशासन का प्रेशर रहता था, भाई सुखदेव सिंह को मेले में आने से पाबंद करो, रोको। हाँ हाँ, मेले में नहीं आना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। जो वास्तु स्थिति और ओरिजिनलिटी थी उससे कोई अवगत नहीं कराता था उनको। देखिए ये उनका तो व्यापार था ना, ये व्यापार था उनका। हाँ। सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि प्रशासन के लोग मिलकर के उनके साथ करते थे। कोई गलत काम होता वो बोले ये तो सुखदेव सिंह गोगामेडी कर रहा है, जबकि हमारे 200 से 300 लड़के वहां मेले के अंदर सेवाएं देते हैं। व्यवस्था संभालते जैसे होम गार्ड देता है, एनसीसी के लोग देते हैं, उसी तरह हमारे लोग भी वहाँ 150 से 200 लोग वहाँ भंडारे भी लगाते हैं, वहाँ पानी की व्यवस्थाएं भी करवाते हैं, वहाँ देख रेख भी करते हैं, वहाँ साफ सफाई पर भी ध्यान देते हैं, क्योंकि इतने करोड़ों लोग आते हैं वहाँ। तो मेला तो 1 महीने चलता है। 1 महीने के बाद 15 दिन तक वहाँ जो आसपास के 10 किलोमीटर के दायरे के लोग हैं, वहाँ संक्रमण फैलने का भी खतरा रहता था। तो जो जिसके पास टेंडर होता था उससे दवाई छिड़कवाना, ये कली चूना होता है, ये गंदगियों पर वहाँ छिड़कवाना करना हम लोग करते थे। मतलब मन से सेवा भाव कर रहे थे आप तो। हाँ, वहाँ से पूरा हम करते थे। वही है ना, उनको मेवा चाहिए था। पर वहाँ मेरी रिपोर्ट, यही गलत रिपोर्ट ऊपर भेजते थे, यहाँ सुखदेव सिंह है वो गुंडागर्दी करता है, बोली नहीं होने दे रहा। अच्छा, ये कोई नहीं कहता था भाई सुखदेव सिंह ये चाहता है भाई जो दुकानदार दुकान करता है वही बोली लगाए। सही बात है। अब मैं आज ठेकेदार हूं, मैं उसको छुटा करके फिर मैं 10,000 में या 1 लाख में मैंने एक दुकान छुटा ली और मैं 2 लाख में उस दुकानदार को दे रहा हूं। वही हो गया ना, अब मजबूरी होगी दुकानदार को, दुकान करनी है। हाँ। तो ये सिस्टम मैंने वहां काफी हद तक रोकने का काम किया। अगर ठेकेदार भी बोली लगाए तो मैंने ये कहा इनसे आप 10% लो, या आपने 1 लाख में छुटाई है तो 1,10,000 में आप इनको दुकान दो। हाँ। ये नहीं कि 1 लाख में छुटा ली और आप 2 लाख में बेच रहे हो। ये सिस्टम भी मैंने वहां हद तक बंद करवाने का काम किया। ये तो वाजिब भी था कि चलो भाई 10%। हाँ, वो तो चलो जायज है, कोई दिक्कत नहीं भी, वो पैसे खर्च कर रहे हैं, हाँ। अपनी पूंजी लगा रहे हैं। दुकानदार तो जब दुकान लगाता है उस समय उसके पास पूंजी नहीं होती, वो बीच में देते हैं, 15 दिन में एक किस्त दे देते हैं, दूसरी लास्ट दिन दे देते हैं। मतलब छोटे दुकानदार होते हैं। हाँ। दुकानें वहाँ लगती है, करीब 2,000 के करीब दुकानें लगती हैं इतना उस समय तो। हाँ, इतना बहुत बड़ा वो मेला है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला है। उसमें देवस्थान विभाग के अंडर में है। हाँ। देवस्थान विभाग की देख रेख में ही वो गोगामेडी का मेला चलता है। वहां से फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, अंदर बाहर होते रहे सुधारने के लिए। होते होते 2008 में जी बीएसपी से चुनाव लड़ा वीरेंद्र न्यांगली ने, उसकी हत्या हो गई। उसकी हत्या होने के बाद हमने 500 किलोमीटर
पैदल चल करके राजेंद्र सिंह जी गुड्डा, जो अब विधायक हैं, भावी मंत्री भी हैं, हाँ हाँ हाँ, उनके नेतृत्व में उनके साथ हम लोग हजारों की तादाद में चूरू के राजगढ़ सादुलपुर से पैदल रवाना हुए और 500 किलोमीटर यहाँ आकर के हमें सीएम हाउस का घेराव करना था। तो उस दौरान चलते चलते रास्ते में बातचीत होती रहती थी। उन्होंने कहा, यार तू ये तेरी एनर्जी इधर हरियाणा इधर नष्ट कर रहा है और कर रहा है, समाज में एक युवा की जरूरत है और क्यों ना तू समाज में आकर के, और ये छोड़ अब लफड़ाबाजी है वो जितनी भी और है, इनमें कुछ नहीं रखा। तो वापस सही दिशा में आने का। हाँ, हाँ, तो उन्होंने, मैंने कहा चलो आप सब लोग कहते हो, क्योंकि हम जहाँ भी जिस गांव में रात को रुकते थे, जी, हमने ऐसे नहीं कि सीधे राजगढ़ से सीधे जयपुर आ गए, हम घूमते फिरते आए। जैसे चूरू चले गए, चूरू से झुंझुनू चले गए, झुंझुनू से नवलगढ़ चले गए, ऐसे ऐसे हम भाई उससे लोगों से हाँ लोगों से मेल मुलाकात भी होती। और तो जहाँ भी हम रुकते वहाँ चर्चाएं होती। तो काकोसा राजेंद्र सिंह जी गुड्डा साहब ने कहा कि तेरे को समाज सेवा में आना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, समाज सेवा में आएंगे। तो सबसे बड़ी विडंबना जब यहाँ चल रही थी वो सवर्ण आरक्षण को लेके चल रही थी। हाँ, और सवर्ण आरक्षण में भी मांग किस तरह की थी, ब्राह्मण समाज तो कह रहा था ब्राह्मणों को आरक्षण दो, हाँ, राजपूत कह रहा था राजपूतों को आरक्षण दो, कश्यप कह रहे थे कश्यपों को आरक्षण दो। सवर्ण समाज में भी एकता नहीं थी, एकजुटता के साथ आरक्षण की मांग नहीं हो रही थी। तब यहाँ राजपूत सभा भवन के अंदर मीटिंग हुई, उसमें राजेंद्र सिंह जी गुड्डा साहब भी थे, काकोसा, मैं भी था, जो करनी सेना के संरक्षक थे कालवी साहब वो भी थे, और लोटवाड़ा साहब भी थे, क्षत्रिय युग संघ के लोग भी थे, प्रताप फाउंडेशन के लोग भी थे। जितने भी समाज की अगुवाई करने वाले हैं राजस्थान में, वो सब लोग उस मीटिंग में थे। तो उस मीटिंग में एक डेट तय हुई। अच्छा अच्छा, भाई इतनी तारीख को अपन विधानसभा को राजस्थान में घेरेंगे आरक्षण को लेकर। एक डेडलाइन अपन ने फिक्स कर ली, एक डेट फिक्स करने के बाद वहां तय हुआ, मीटिंग हुई। तो उन्होंने सबने मिलकर के कहा कि इस आरक्षण की जो ये मुहिम है इसकी अगुवाई सुखदेव सिंह गोगामेडी करेगा। अच्छा, वहाँ आपको, हाँ, वहां सभा भवन से ये बात तय हुई। उसके बाद सब लोगों ने कहा ठीक है, आरक्षण की लड़ाई हम लड़ेंगे। एक डेट तय हो गई, भाई इतनी तारीख से विधानसभा चलेगी और अपन इतनी तारीख को इसका घेराव करेंगे, ठीक, सवर्ण आरक्षण को लेकर के। तो जो राजपूत, कश्यप, ब्राह्मण जो अलग अलग आरक्षण की मांग करते थे, उसको राजपूत शब्द हटा करके हमने कहा सवर्णों को आरक्षण। जो सवर्ण आर्थिक पिछड़े, हम ये नहीं कहते जो सवर्णों के अंदर धनाढ्य है उनको आरक्षण दो, सवर्ण आर्थिक पिछड़े हैं उनके लिए, उनका हक और अधिकार पाने के लिए हम लोगों ने आरक्षण की मांग रखी। उस दौरान राजेंद्र सिंह जी गुड्डा और इन सब ने कहा कि यार ये करनी सेना है, ये सिर्फ जयपुर तक सीमित है, इसका तेरे को प्रदेश अध्यक्ष बनवाते हैं और इसका भी तू पूरे राजस्थान में विस्तार कर। तब मेरे को 2015 में करनी सेना का राजस्थान अध्यक्ष बनाया गया। राजस्थान अध्यक्ष बनने के बाद मेरे पास सिर्फ आरक्षण का एक ही मुद्दा था उस समय, भी इस आरक्षण की लड़ाई को हम लड़े। और उसमें भी मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि बड़ी मुश्किल से समाज को एक कर पा रहा हूँ। आज मैं किसी का नाम लूंगा फिर उनको ठेस पहुंचेगी, वो ठीक और फिर समाज वो ठीक भी नहीं, अलग अलग भागों में बंटेगा। बिल्कुल। तो कुछ हमारे ही समाज के जो अगुवा नेता थे, उन लोगों ने सीएम साहब से सेटिंग कर ली। सीएम साहब के पसीना आना शुरू हो गया। हमने पूरे के पूरे 33 जिलों के अंदर टीम तैयार कर दी और हर जिले से इनकी आईबी, सीबीसीआईडी की रिपोर्टें आने लग गई। लाखों लोग विधानसभा को घेरने के लिए आ रहे और उनका नेतृत्व सुखदेव सिंह गोगामेडी कर रहा है, जो किसी की नहीं मानता, सच्चाई को लेके चलता है। सच्चाई को लेकर के चलने के कारण वो काफी बार जेल भी गया है। तो ये रिपोर्टें भी आती थी इनके पास। तो इन्होंने मेरी जितने भी केस मुकदमों की फाइलें थी वो भी निकलवाई
इन्होंने जो जो प्रेशर मेरे पे बनाने थे वो सरकार ने पूरे बनाए। वो फिर सामदाम- मैंने कहा ये विधानसभा घेराव तो होगा, होगा। पर हमारे जो समाज के पहले यहाँ नेतृत्व करते थे, जो बुजुर्ग लोग थे, जी जी उन लोगों ने सेटिंग कर ली। सेटिंग करने के कारण बोले मीटिंग हुई, जब 5-7 दिन ही बचे थे घेराव में, तब एक मीटिंग फिर हुई सभा भवन में, और वही बोला इसको तो आगे अपने को नहीं बढ़ाना है। भाई ढबो ढबो, हाँ। एक बार रुको रुको, इसको एक बार सोच के करेंगे। थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, हाँ और फिर अपन इसका दोबारा घेराव करेंगे, ये डेट तो आगे बढ़ाओ अपने, हाँ इस पे तो सिस्टम बैठ नहीं रहा, और ये नहीं है, ऐसे नहीं है। हाँ। तो हम लोगों ने कहा, हम तो वहां माथा पकड़ के बैठ गए। सारी इतनी, भाई मैं तो नया नया था हाँ इस सिस्टम में, नया नया आया था, मेरे को पता नहीं बट कि कौन कैसे मैनेज हो जाता है, कैसे कौन सरकार के साथ समझौता कर वही- लेता है, कौन कैसे क्या होता है, मेरे को इन चीजों का नॉलेज ही नहीं था, राजनीति की समझ ही नहीं थी। समझ ही नहीं थी। हाँ। तब मैंने बूढ़ा साहब काकोसा है, हाँ वो उस दिन मीटिंग में नहीं थे, जी। मैं उनसे जाके मिला, मैंने कहा आज तो ये घटनाक्रम हुआ है, क्या करें बताओ। बोले ये तो मेरे को पहले ही अंदेशा था, ये तो होना ही था, हाँ पर बोले तू तो लगा रहे। मैं फिर भी नहीं रुका, लगा रहा। जी। तब हमारे समाज के 1-2 सरकार से मिले जी। और कहा भाई ये लड़का तो वैसे क्रिमिनल टाइप का है, हमारी तो सुन नहीं रहा, मान नहीं रहा, युवाओं में इसका क्रेज अब थोड़ा ज्यादा हो गया, युवा भी इसके कहने से चलते हैं, हमारी वो भी नहीं सुन रहे, हम फोन कर रहे हैं इधर उधर जिलों में, सुन हम नहीं कुछ रहे। बुजुर्ग लोग हैं उनको तो रोक लेंगे, हाँ। भाई आप मत आना मत आना, नए अब खून जो को युवा कैसे है, वो तो रोके? नहीं रुक रहे, आएंगे वो तो, नए खून को कैसे रोकोगे? रुक गए। हाँ। अब उन्होंने जो छोटे मोटे मेरे पर मुकदमे इधर उधर दर्ज किए, तो उनसे भी मैं नहीं रुका, वो तो सामदाम दंड भेद की नीति उतरेंगे वो तो। वो सब उन्होंने अपनाई। हाँ फिर क्या हुआ कि इन्होंने सिस्टम देखा, उस समय सिस्टम ताजा ताजा ही था, भी किसी भी मठाधीश को दबाना है या उसका वर्चस्व खत्म करना है, जी। तो पहले हमारी तरफ क्या होता था भी किसी को वर्चस्व कम करना हो, किसी को दबाना हो, तो 307 का मुकदमा लगाते थे, फायर हुआ पैर में गोली लगी, हाँ। चाहे खुद की खुद ही मार लो, एक बार नाम लेना। बस नाम लेकर के उस अगले को FIR हो जाती, वो दबाव में हो जाता, अंडरग्राउंड होना पड़ता। तो इस तरह से उस समय ये ताजा ताजा ही क्रेज हुआ था, नए नए हथियार मिला नया था। नया ही हथियार उठा था, हाँ रेप का। हाँ हाँ हाँ। भाई किसी को भी दबाना हो, कुचलना हो, रेप का मुकदमा दर्ज करा दो, कोई सवाल ही नहीं पूछने उसमें वाला। एक तो छवि खराब हो जाए, सब लोग ये कहेंगे ये तो वो है, ये तो ये है, ये तो गंदे काम करता है, ये वो करता है, ताकत का गलत इस्तेमाल हाँ, कर रहे हैं। उन्होंने एक लड़की को इस्तेमाल किया हाँ हाँ। और सरकार से मिल करके, आप पता हो सरकार जब करती है, सरकार से अपने लोग मिल जाते हैं, तब क्या होता है, 0 FIR नंबर, और मुकदमा दर्ज करना होता है वैशाली में, हाँ। मुकदमा दर्ज होता है कहीं और कहीं भी। अरमाड़ा में। हाँ तो 0 FIR नंबर दर्ज करा करके इन्होंने अच्छा। रेप का मुकदमा मेरे पर लगाया। जब मेरे पर रेप का मुकदमा लग गया, तो जो मेरे साथ रहने वाले थे, जो मेरे साथ इधर उधर घूम करके इस राजपूताने को एक करने की जिन्होंने ठान रखी थी, भी हम लोग दिन रात एक करके सबको एक करके दिखाएंगे, ये महाराणा प्रताप जी का अधूरा सपना था। महाराणा प्रताप जी का ये अधूरा सपना था। महाराणा प्रताप जी भी राजपूतों को एक करने के लिए पुरजोर कोशिश की, पर नहीं हो पाए, उनका अधूरा सपना था। और हमने ये ठाना था कि हमारे समाज के जितने भी अधूरे सपने हमारे महापूर्वजों के रह गए, उनको हम पूरा करेंगे सब मिलकर। जो हमसे नहीं होगा वो हमारी आने वाली पीढ़ी पूरा करेगी। हमने ये ठाना था, एक लक्ष्य बना करके हम चले थे। ठीक। तो उस लड़की से इन्होंने रेप का मुकदमा दर्ज करवाया। रेप का मुकदमा दर्ज करवाने के बाद जब इनको दूसरे दिन इन्होंने 164 के बयान करवाने थे, तो मैंने कहा भाई मैं आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा हूं या मैं आपकी बात नहीं मान रहा हूं, तो ये मैं मेरे घर तो काम करवा नहीं रहा, मैं कोई किसी को कणक कटवाने के लिए, गुंवार कटवाने के लिए मेरे घर तो लेके जा नहीं रहा। सही है। मैं तो आने वाली हमारी जो युवा पीढ़ी है उसके लिए लड़ रहा हूं, मेरे भाई और बहनों के लिए। हमें अपनी पर्सनल लड़ाई थोड़ी हमारे से पूर्व जो 2-3 पीढ़ियां गई है वो लड़ लेती तो हमें लड़ने की जरूरत नहीं थी। सही है। इसलिए हम तो लड़ रहे हैं।
तब उन्होंने वो रेप का मुकदमा दर्ज करवाया। दूसरे दिन जब ये बात हुई तो मैंने, जो मेरे साथ रहने वाले थे 5, 7, 10 लोग, जी मैंने उनको भेजा, वो जा करके समझाओ यार, ये बात समाज में हमारे और में ये ठीक थोड़ी रहती है। सही है, बदनामी की एकदम भाई बदनामी का ठीकरा फूटेगा तो समाज पे फूटेगा। राइट, सही है। सुखदेव सिंह को तुम लोग क्या बदनाम करोगे? सुखदेव सिंह तो पहले भी अंदर बार 20, 25, 30 बार, 50 बार हुआ है। हाँ मेरा क्या करोगे? मुसल का मैं में क्या बीजे? सही है, सही है पर समाज पर ये धब्बा लगेगा। भाई। आज तो एक भाई अपन तो सरकार के, वो अपने समाज की नुमाइंदगी कर रहे थे। नुमाइंदगी कर रहे हैं। हाँ पर जो बात करने के लिए मैंने दूसरे दिन उनके पास भेजे, उनके घर जी 5, 7, 10 लोगों को, उनका 164 के बयान हुए, उनमें उनका नाम भी आ गया। अच्छा, 0 FIR नंबर तो समझ मेरे गया, खिलाफ हुई। हाँ, हाँ, उसके बाद 164 के बयान हुए तो मैंने उनके घर भेजा राजीनामा करने के लिए। जी 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 जी, तो उसमें उनको भी लपेटे में ले दिया। 8-10 दो और लोग थे, उनको भी लपेटे में ले लिया गया। ये भी था, 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 ये भी था। इसका कोई पैरवाई करने वाला नहीं बचा। एक डर बिठा रहे हैं वो तो, भय बिठा रहे थे, डर बिठा रहे थे, और फिर टीवी चैनल पर चला करके, प्रिंट मीडिया में निकाल करके लोगों में मेरे प्रति अविश्वास पैदा कर रहे हैं। भाई उनकी भावनाएं चेंज हो जाए। Right, जो युवा सुखदेव सिंह गोगामेडी को चाहते हैं, उनकी भावना चेंज हो जाए कि ये इन्होंने तो रेप कर दिया, इन्होंने तो ये कर दिया, इन्होंने तो ये कर दिया। पर मां भवानी का आशीर्वाद मेरे पे हमेशा रहा है। जी भाई, सच्चे मन से जो आदमी लगा हुआ है, ऊपर वाला तो साथ देगा उसका। पर इन्होंने दबाने कुचलने में मुझे कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हाँ, मैं बता रहा हूं ना, दूसरे दिन राजीनामा कराने के लिए गए, उनका 164 में, ये कोई मौखिक बात नहीं है कि मैं आपके सामने बोल रहा हूं, तो डॉक्यूमेंटली है सब। हाँ हाँ 8-10 लोग थे, उनको 164 में फिर ले लिया। अब हमें 12 लोगों को बलात्कारी बना दिया इन्होंने। अब बताओ एक से शुरू हुए, 1 से शुरू हुए 12 इन्होंने सामूहिक दुष्कर्म किया। हाँ, सबसे बड़ी विडंबना ये कि जिस लड़की से इन्होंने ये मुकदमा दर्ज करवाया, उस लड़की से किसी को मिलने नहीं दे। उसके माँ बाप को बुलवाया मैंने, हाँ, हाँ। उनको भी नहीं मिलने दिया। वो फिर सच्चाई सामने आती है ना। हाँ, लास्ट में जब ज्यादा प्रेशर मैंने मीडिया के भाइयों से, मैंने कहा यार मेरे साथ ये घटना घट गई और बिल्कुल साफ झूठी है, अगर 1% भी हो तो मुझे जेल में आज ही डाल दो, मैं जाने के लिए तैयार हूं। ये सिर्फ सरकार ने मुझे दबाने के लिए, कुचलने के लिए, और हमारे समाज के कुछ नेताओं ने मिलकर के ये षड्यंत्र रचा है। भाई ये काल का लड़का लेकर के हम आज आए हैं और इसके लाखों फॉलोअर्स यहाँ अकेले राजस्थान में बन गए, तो पता नहीं है तो आने वाले दिनों में क्या करेगा। तो मैंने कहा ये ऐसे कभी पहले देखा नहीं, सहा नहीं। मुझे अपने आप से एक हीन भावना सी महसूस हुई, भाई तू कहां आकर के किन के बीच में फंस गया, कौन सी समाज सेवा करने के लिए तू आया है जो तेरे को इन्होंने बख्शा नहीं, इतना गंदा तेरे पे मुकदमा दर्ज करवा दिया। जिस मुकदमों के लिए मैं लड़ता था, जिन बहनों को न्याय दिलाने के लिए मैं बड़ी से बड़ी ताकत, बड़ी से बड़ी चट्टान से टकरा जाया करता था, वो मुकदमा मेरे ऊपर, उस समय ये मुकदमे का करेज था। अब कहते हैं बापू आसाराम बलात्कारी, बापू आसाराम निर्दयी, बापू आसाराम बहुत गंदा आदमी। बाद में पता हम लोगों ने किया तो बलात्कार की आसाराम पे धारा ही नहीं है। पर मीडिया में इतना दिखा करके उसको बदनाम कर दिया। क्यों? क्योंकि आसाराम जी की जबान हिलने से 2 करोड़ वोट इधर से उधर होते थे, इसलिए उनको खत्म करने के लिए यह षड्यंत्र था। आज भी देख लो आप, बापू आसाराम के ऊपर अगर बलात्कार की धारा है तो आज भी जेल में वो दबके। इसी तरह सिरसा डेरा चलाते हैं राम रहीम, उन पे देख लो, उनके 5 करोड़ फॉलोअर्स थे, उनकी जबान हिलने से 5 करोड़ लोग वोट इधर से उधर डालते थे। हरियाणा में तो 16 से 22 सीटें उनके कहने से 22 सीटों पर प्रभाव है। उनको चेप दिया इन्होंने। उनको किस तरह चेपा? उनको कि 2 लड़कियों ने 10 साल पहले लेटर लिखा था कि बाबा जी ने हमारे साथ रेप किया है। उन लड़कियों का आज तक मेडिकल नहीं है,
उन लड़कियों का आज तक कोई अता पता नहीं है। सिर्फ लेटर के ऊपर इन्होंने उठा के अंदर ठप्पा मारा और बाबा जी को अंदर। भाई उनका तो साम्राज्य खत्म करना है ना। साम्राज्य खत्म करना। अब कोर्ट क्या करे? कोर्ट तो जो पुलिस पलंदा बना करके देती है उसको देखती है। कोर्ट कोई घर घर जाकर के कोई एविडेंस इकट्ठी थोड़ी करता है। जो पुलिस बना करके पुलंदा दे देती है उस पर कोर्ट को डिसीजन देना है। बाबा जी को, राम रहीम जी को चेप दिया। फिर बचे थे वहां आसाराम जी के बाद राम रहीम, और राम रहीम जी के बाद रामपाल जी, जो रामपाल जी का था सतगुरु। तब इन्होंने रामपाल जी को चेपने की पूरी कोशिश की, काबू नहीं आए तो इन्होंने आंसू गैस के गोले, फायरिंग, मिर्ची बम, पता नहीं क्या क्या आश्रम के अंदर फेंक दिए। और आश्रम के अंदर जो लोग थे वो घुटन के कारण मृत्यु हो गई उनकी। हाँ, ये गलती तो प्रशासन और पुलिस वालों ने की। आंसू गैस के पुलिस ने फेंके, मिर्ची बम पुलिस ने फेंके, नाम गुरुजी रामपाल जी को धक दिया। बोले इन्होंने अंदर बंधक बना करके दम घोट करके मार दिया। उन पर 302। तो ये लोग तो ऐसे जो उभरता है, जो इनके काबू में नहीं आता, उसको खत्म करने के लिए इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो जब ये बलात्कार का क्रेज ताजा ताजा था, इन्होंने मेरे पर इस्तेमाल किया। पर इनको ये पता थोड़ी था सुखदेव सिंह गोगामेडी के साथ मां भवानी का आशीर्वाद रहता है। और फिर इतना बड़ा दिल लेकर के चलता हूं मैं कि आग से खेलने का मुझे छोटा था तभी शौक था, क्योंकि मैं फौज में जाना चाहता था। मेरे दादा साहब से मुझे सीख मिली हुई थी, बांध के जाता है। तो इन लोगों ने इतनी घिनौनी हरकत मुझे गिराने के लिए की। 14 दिन तक उस लड़की से इन्होंने किसी को नहीं मिलने दिया, बंधक होते उस टाइप से रखा। फिर इन्होंने नारी निकेतन भेज दिया। तो नारी निकेतन जो बालिक लड़की होती है उसको उसके माँ बाप मिलने के जाए तो अनुमति तो मिलती है। 5-10 दिन तक किसी को नहीं मिलने दिया गया। लास्ट में मैंने मीडिया भाइयों को, मीडिया वालों को साथ लेकर के, जो वहां का अधिकारी था एसडीएम, उसके पास भेजे, क्यों मेरे को तो अंडरग्राउंड होना पड़ा। तब उन्होंने जाकर के स्टेटमेंट लिया कि ये लड़की के माता पिता पिछले 10 दिनों से यहां घूम रहे हैं, इस लड़की से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा। तब जाकर के बात सामने आई। उस लड़की ने उनसे, उनके चुंगल से छूटी, उसके माता पिता लेकर के गए और उसने उनको ओरिजिनलिटी बताई। फिर उस लड़की ने ओरिजिनलिटी बताने के बाद जो जहां ये षड्यंत्र उस लड़की को इन्होंने बिठा करके किया, वहां उसको डराया गया, धमकाया गया था। वो अपने चौमू के पास काला डेरा कोई फार्म हाउस था, वहां इन्होंने ये पूरा प्रोग्राम बनाया था। सुखदेव सिंह को ऐसे ऐसे फंसाना है, मुकदमा लगाना है। तब उस लड़की ने उनके ऊपर चौमू थाने के अंदर मुकदमा दर्ज किया और वहां 202 के बयान हुए। 202 के बयान लेने के बाद हम लोगों ने हाई कोर्ट में अपील की। अपील में मैं एक दिन भी जेल नहीं जाना पड़ा और कोर्ट ने हमें सब लोगों को अग्रिम जमानत दी। और उन्होंने कहा ये तो फाल्स झूठा मामला है। जब खुद लड़की ही ये कह रही है मुझे बंधक बना करके मेरे बेटे को मारने की धमकी दे करके मेरे से ये मुझे लालच दे करके इन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया है। दूध का दूध पानी का पानी हो गया। दूध का दूध पानी का पानी हो गया। समाज के सामने बात आ गई। लेकिन वही है दादा, अगर आप डटे नहीं रहते। हाँ, तो मेरे ऊपर रेप का मुकदमा लगते ही इन्होंने क्या किया कि हम प्रदेश अध्यक्ष को बर्खास्त करते हैं। लेटर जारी किया। मतलब जो इनके लिए लड़ रहा है, जो इनके लिए मर रहा है, जो इनके लिए घर बार छोड़ करके दिन रात एक एक गांव में, एक एक तहसील में, एक एक जिले में जाकर के टीम बना रहा है, उसके ऊपर ओरिजिनल विपत्ति आ जाए तो विपत्ति के समय उसका साथ देना चाहिए या उसको दबाना चाहिए। साथ छोड़ दिया। इन्होंने तो फर्जी करके भी बोले इसको बर्खास्त किया जाता है।
वो आपकी किरकिरी तो ये इनकी एक मोनोपोली थी, मैं उनकी आंख की किरकिरी बन चुका था। ठीक है, फिर मेरा साथ जो सच्चे लोग थे, जो आज भी हैं और उस समय भी थे, मैं जब मेरे को इन लोगों ने सबने मिलकर के मुसीबत में डाल दिया, उस समय भी मेरे साथ थे वो। तो हमारे काको साहब, राजेंद्र सिंह जी गुड्डा साहब और इन सब ने एक मीटिंग की। मीटिंग करके इन्होंने कहा कि ये तेरे साथ गलत हुआ है, अब तू यहां आ ही गया है, तब तो वो अपन डट करके इनका मुकाबला करेंगे, अपन पीछे बैक नहीं हटेंगे। नहीं तो फिर वही अमरूदों के बाग में कोई 2003 में एक मीटिंग हुई है इनकी, 5-1 लाख लोग इकट्ठे थे, वहां भी राजनीति घुसो के इन्होंने समाज को दो फाड़ कर दिया था। तो वही बात फिर होगी। बोले 2003 में ये लोग अलग अलग फटे थे और अब तूने 2015 में इनको आके एक जगह बिठाया है। 12 साल शुद्ध 12 साल कोई आंदोलन नहीं हुआ, समाज को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अगर अब तू दबाव में आ गया, अब तू इससे पीछे हट जाएगा तो और आने वाली 10 साल कोई युवा आगे नहीं आएगा। तो मैंने कहा भाई ये बात है तो काको साहब मैं तैयार हूं। और हमने राजस्थान में तो मैंने टीम बनाई दी थी, मैंने कहा अब मैं काको साहब पूरे भारत में टीम खड़ी करूंगा, खाली काम राजस्थान से नहीं चलेगा। जो संसद भवन है वो दिल्ली में है, राजस्थान में तो विधानसभा को घेर लेंगे, ये बजट यहां बना करके प्रस्ताव पास कर देंगे कि आपको आरक्षण दिया, पर वो कोर्ट में कोई भी एक जना जाके एप्लीकेशन लगा करके उसके ऊपर रोक लगवा देगा। अपने को आरक्षण तो लेना है तो दिल्ली से लेंगे, केंद्र सरकार से संविधान में संशोधन करके, क्योंकि 50% से फालतू आरक्षण मिलना नहीं और 50% पूरा हो रहा है पहले ही। तो हमने 2015 में ही ये ठान लिया और श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की स्थापना कर दी 2015 में। अब लोग कहते हैं सुखदेव सिंह को लेकर के समाज सेवा में वो आए थे, सुखदेव सिंह को इस काबिल उन्होंने बनाया था। तो मैं आपके माध्यम से जो मेरे को सुन रहे हैं, जो मेरे को देख रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उन्होंने मुझे काबिल बनाया? अरे एक पहला ही आंदोलन आरक्षण का था, वो ही रोक दिया। उनकी अगुवाई में, उनके समर्थन में, उनके सहयोग में कोई आंदोलन मुझे करने दिया? एक भी नहीं करने दिया। एक ही आंदोलन की शुरुआत की थी, उसमें ही दबा दिया मुझे। वो इस्तेमाल करना चाहते थे, नहीं कर पाए। वो जिस तरह से यूज करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। भैया भीड़ दिखाएगा, हम सरकार से समझौता करेंगे और वाई वाई हो जाएगी। मैंने कहा भीड़ होगी तो ओरिजिनलिटी होगी। अगर घेराव करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो यहां जो ईंट लगी हुई है वो जितने लोग आए वो एक एक ईंट भी साथ लेके चले जाएंगे। जनता के वोट से सरकार बनती है, सरकार से जनता नहीं बनती। तब और अब लोग कहते हैं उन सुखदेव सिंह को लेके आने वाले तो वो थे। अरे उन्होंने करने क्या दिया? एक भी उदाहरण दे दो मुझे। उन्होंने तो मुझे दबाने में, कुचलने में कोई कमी छोड़ी है तो कहीं बता दो। एक टीवी चैनल के हेड, उस बात को मैं कुरेदना नहीं चाहता, उस समय आज तक चैनल से मिलकर के मेरा स्टिंग करवाते हैं समाज के। फिर वो उनको स्टिंग करना था तो अपने खुद के चैनल से करते ना, और उसको भी स्टिंग चलता है तो उसको बीच में छोड़ के भाग जाते हैं। औरंगजेब पर पिक्चर बनाने की बात होती है और उसको मां पद्मावती पे कन्वर्ट करते हैं। मैंने कहा ना, उस समय आरोप लगाए भाई युवाओं में इसकी छवि खराब करें। आरोप लगना बहुत बढ़िया बात है, आरोप लगने से अगर विपक्ष नहीं हो तो आप काम सही कर ही नहीं पाओगे। आरोप लगेंगे, प्रत्यारोप होगा, उनका जवाब दिया जाएगा। मैंने एक ही जवाब दिया भी मां पद्मावती पिक्चर में अगर सुखदेव सिंह गोगामेडी ने 1 रुपए भी लिया है तो मैं मेरी आस औलाद को लेकर के मां भवानी के मंदिर में खड़ा होने के लिए तैयार हूं, या फिर जो मेरे पर आरोप लगा रहे हैं वो खड़े हो जाएं। और आज भी कह रहा हूं, आज भी रिलायंस ने उस पिक्चर को खरीद लिया था।
स्मृति ईरानी जी ने उस समय दूरसंचार मंत्री थी, पूरा जोर लगा लिया था कि ये पिक्चर चलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी थी कि ये पिक्चर चलेगी। 26 कट लगने के बाद, 26 कट हम लोगों ने लगवाए। हमारे भाई टिंकू ने बंसाली के चांटा मारा, आज भी वो नींद में रात को कूदता है, करनी से ना करनी से ना करनी से ना। आज भी झंझनाहट है उस थप्पड़ की। स्मृति ईरानी जी चलाना चाहते थे, रिलायंस ने पिक्चर को खरीद लिया था, पूरा दबाव था ऊपर। हमने आज भी उस पिक्चर को 4 स्टेट में नहीं चलने दिया। जो आरोप लगाने वाले उनको पूछो ना, भी जब पैसे आ गए, पेमेंट आ गए, फिर क्यों नहीं चली ये फिल्म? चल रहे। पर सिर्फ सुखदेव सिंह गोगामेडी को युवाओं में बदनाम करने के लिए, सुखदेव सिंह गोगामेडी की छवि डाउन करने के लिए मैंने उनको कहा, अरे क्या करोगे मेरा, क्या करोगे मेरा? मैं तो कीचड़ में से निकल करके आया हूं, कीचड़ में से निकल करके आया हूं, और कीचड़ में कमल की तरह समाज को लगा तो समाज ने मुझे उठा लिया वहां से। सबूत है ना, उनके कितने फॉलोअर्स हैं, आपके कितने फॉलोअर्स हैं, देख लो सामने। हमने तो एक ही बात, मेरे को तो काकोसा ने एक ही बात कही, गुड़ा साहब ने, कि तू लग भी गया है ना समाज में, सच्चाई के लिए लड़, समझौते करने के लिए तो बहुत बैठे हैं यहां। सच्चाई के लिए बड़ी से बड़ी चट्टान हो, उससे टकर जा। और उनका हमेशा एक उनका दिया हुआ डायलॉग है, का खूंटो रोप दे भाया, और जट्ठा खूंटो रूप जाए न, खूंटे के तानी बछड़ियो कूदे। खूंटा ऐसा रोप दो कि सरकार, प्रशासन, शासन किसी से ना हिले। उनका दिया हुआ ये डायलॉग है। और जहां हम लोग जाकर के खूंटा रोप देते हैं, वहां वो काम पूरा होने के बाद ही खूंटा वहां से निकलता है। सच्चाई पे चले तभी हम लोगों ने गुड्डा साहब की बताई हुई बात को हमने धारण किया, और मैंने इतनी लंबी लाइन खींच दी। जो मुझे बदनाम करना चाहते थे युवाओं में, जो समाज में मुझे गिराना चाहते थे, उनके सामने मैंने इतनी लंबी लाइन खींच दी। उनकी 6 इंच थी ना, मैंने इतनी लंबी खींच दी कि इंची टेप भी छोटा पड़ गया। 22 स्टेट के अंदर करणी सेना की स्थापना कर दी, और 15 लाख, 8 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1-1 लाख की तो पता नहीं कितनी मीटिंगें मैंने करके दिखा दी। जो बड़ी से बड़ी, आज मैं हूं, कल मैं हूं या ना हो, मेरा समाज रहेगा, मेरा देश रहेगा, यही उद्देश्य था। आज जो हमने रिकॉर्ड बनाया है वो पता नहीं कल ही टूट जाए। एक प्रधानमंत्री की सभा के अंदर भी 15 लाख लोग नहीं आ सकते। हां, आ सकते हैं, सर्व समाज के करके आप लोग बुला सकते हो। एक समाज के 15 लाख लोग आज तक मैंने तो कहीं नहीं देखे। मां भवानी के आशीर्वाद से, करणी सेना की हमारी ताकत के सामने लोग इकट्ठे, जरूर इकट्ठे हुए। जो लोग हमें गिराने में लगे हुए थे, जो लोग हमें गिराने में लगे हुए थे, आज वो खुद गिरे हुए नजर आ रहे हैं। फिर भी हम उनकी टांग खींचने के बजाय आज भी हाथ बढ़ाए हुए हैं। भी आओ, उठो ऊपर, और समाज को ऊंचाइयों पर लेके जाएं। गलती करने वाले को माफ करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। अगर हर बात पे समझौता करते तो आज महाराणा प्रताप पूरे भारत में नहीं, वर्ल्ड में पूजे नहीं जाते। आज उनके नाम से
चबूतरे, चौक, जगह जगह उनके नाम से बने हुए हैं। शक्ति का प्रतीक है वो। उनका नाम लेने से, उनका स्मरण करने से एक एक्स्ट्रा एनर्जी प्राप्त होती है, और वो एक्स्ट्रा एनर्जी इतनी मिलती है कि क्या इन छोटी मोटी सरकारों की बात है। जहां भी अत्याचार अन्याय होता है, हमारे पूर्वज राणा सांगा, वीर दुर्गादास राठौड़ शेखा जी, महाराणा प्रताप जी, पृथ्वीराज चौहान जैसे हमारे वीर योद्धा हुए हैं, उन्होंने खुद के लिए लड़ाइयां नहीं लड़ी। उन्होंने जहां गाय के ऊपर आंच आई वहां अपने हजारों माथे कटवाए और लाखों काटे। जहां बहन बेटी पर आंच आई वहां हजारों कटवाए और लाखों काटे। जहां स्रोत समाज के गरीब लोग कहीं भूखे सोते थे, उनके लिए, उनका पेट भरने के लिए लड़े हैं हमारे पूर्वज, और आज उसी नीति पर हम चल रहे हैं। काफी लोग कहते हैं सुखदेव सिंह ने एसी के खिलाफ गलत स्टेटमेंट दे दिया। काफी लोग बोलते हैं ओबीसी के खिलाफ सुखदेव सिंह ने गलत स्टेटमेंट दे दिया। अरे भाइयों, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी अपने जो समाज के ना वो गलत करते हैं, उनके खिलाफ भी गलत स्टेटमेंट देता है। मैं किसी समाज के प्रति गलत स्टेटमेंट नहीं देता। जो नीति है, जो रीति है, उसके खिलाफ स्टेटमेंट देता हूं। मेरे क्षेत्र में जाकर के पूछो, मेरे क्षेत्र में जाकर के देखो, जहां गोगामेड़ी विधानसभा है, नौर, भादरा, हनुमानगढ़, हिसार, उस क्षेत्र में जाकर के पूछो, अगर एक भी गरीब व्यक्ति, मैंने बड़े से बड़े धुरंधर थे ना, उनको धूल चटाई है, पर एक भी गरीब आदमी उस क्षेत्र का अगर आपको यह कह दे कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने मेरी कॉलर पकड़ी, शक्ल नहीं दिखाऊंगा। हां, जो गलत काम करते थे उनको बख्शा नहीं, उनको कभी बख्शा नहीं, आगे भी नहीं बख्शूंगा। हमेशा सच्चाई के साथ रहा है और सच्चाई के साथ रहूंगा। तभी तो लोग मुझे आज कहते हैं आइए गोगामेड़ी सरकार। एक करनी सेना जो छोटा सा नाम हुआ करता था, उसको आज ब्रांड बना दिया मैंने। जगह जगह करनी सेना के नाम से संगठन खड़े हो रहे हैं। हर कोई चाहता है मैं करनी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनूं। मेरे से पहले भी चाहता था क्या कोई? मैंने इस मुहिम को चला करके, सच्चाई को रास्ता दिखा करके, भाई आनंदपाल 5 लाख रुपए का इनामी मुलजिम था, जो जेल में भी सुरक्षित नहीं था, जिसको मारने के लिए जेल में भी हथियार पहुंचा दिए थे। वो व्यक्ति फरार ना हो, अपनी जान बचाने के लिए तो कहां जाए? उसको भी धोखे से जिन्होंने इनकाउंटर किया, उनको धूल चटा दी सुखदेव सिंह गोगामेड़ी और उसकी पूरी टीम ने मिलकर के। आपको ध्यान होगा 19 दिन तक बॉडी को लेकर के बैठे रहे हम, न्याय दिलाने के लिए, न्याय करने के लिए। और बीजेपी का खुले में खुला बहिष्कार कर दिया था, अगर सीबीआई जांच नहीं दोगे तो खुला बहिष्कार करेंगे। सीबीआई जांच लेकर के रहे। सामराव कांड हुआ, मैंने कहा मैं आ रहा हूं। प्रशासन ने 3 दिन में सबको, आज से पहले भी कहीं बढ़ा है क्या 3 दिन में? 3 दिन में मुआवजा कहीं आज से पहले भी पहुंचा है क्या? 3 दिन में चेक पहुंच गए सबके घरों में जिनके साथ ज्यादती हुई थी। और वो तो वहां के जो हमारे समाज के नेता है, उन्होंने हाथ जोड़ लिए कि तू मत आना। नहीं तो जो ये घटना करने वाले थे उनको भी मुंह तोड़ जवाब देते। बात कश्मीर के लाल चौक पर थी तो फारूक अब्दुल्ला ने कोई सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को चैलेंज थोड़ी किया था। उसने तो केंद्र सरकार को चैलेंज किया था कि तुम पाक शासित कश्मीर की बात करते हो,
पहले तुम्हारे कोई माई के लाल में हिम्मत है तो कश्मीर के लाल चौक पर तो तिरंगा फहरा करके दिखा दो। पाक शासित कश्मीर की तो बाद में बात करना। वो घूमता रहा, जब मेरे सामने आया यूट्यूब पर वीडियो, तो हम लोगों ने बैठ करके चर्चा की और मैंने कहा हम लोग आने वाली 15 अगस्त को कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराएंगे। और फारूक अब्दुल्ला, तू खाता भारत का है, गुणगान विदेशों का करता है, अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो 15 अगस्त को तू वहां मिलना, हम तिरंगा फहराने के बाद तेरे भी एक चांटा रसीद करेंगे। पर फारूक अब्दुल्ला वहां नहीं मिला। हमने कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहरा करके भारत माता की जय बोली। वहां फायरिंग भी हुई, फिर उसके बावजूद हम डटे क्या, हम रुके क्या? नहीं। आज तो धारा 370 हट गई, अब तो जगह जगह तिरंगे हैं कश्मीर में, जम्मू में। पर उस समय धारा 370 नहीं हटी थी, उस समय मैंने कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराया जाकर के, क्योंकि जो मेरी रगों में खून है वो मुझे समय समय पर याद दिलाता रहता है हमारे समाज के जितने महापुरुष हैं उनकी, और जिन कोख से जन्म लिया है उस कोख की भी याद दिलाते रहते हैं। आज हम, इस देश का नाम हिंदुस्तान है, आज हम हिंदू हैं, आज हम सर उठा करके मूंछों के ताव लगा करके चलते हैं, तो इसका भी कारण है मां पद्मावती ने अलाउद्दीन खिलची जैसे दरिंदे को मर शरीर के भी उंगली ना लगा ले, इसलिए अग्नि कुंड को चुन लिया उन्होंने, हंसते हंसते जौहर कर लिया। उन कोख से जन्म लेने वालों में से नाम आता हमारा। हांडी रानी ने अपना सिर कलम करके निशानी के रूप में दे दिया कि राजा साहब युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, कहीं युद्ध में तेरे मोह में युद्ध ना हार जाए। ऐसी छतरानियों की कोखों से जन्म लिया हमने, जो एक गाय के लिए, भैंस के लिए, आम जनता के लिए, बहन के लिए आए दिन मैदान जंग में लड़ते थे, परवाह नहीं करते थे कि शाम को हम वापिस घर लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। जब सामने तोप हुआ करती थी तो तलवार लेकर के लड़ा करते थे, तोपों के सामने तलवार लेकर के लड़ा करते थे। उस क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ है मेरा, उस हिंदुस्तान का वासी हूं मैं, उस राजस्थान का वासी हूं मैं। आज भी लाखों युवा हम एकजुट होकर के आगे बढ़ते हैं। तो मेरा तो कहना है, जहां बात आए आन बान शान की, जहां बात आए बहन बेटी गाय की, मत इंतजार करो इन बहरी गूंगी सरकारों का, मत इंतजार करो शासन प्रशासन का। अरे वही कुल है आपका, वही खून आपकी रगों में। आज कहते हैं क्षत्रियों की संख्या कम है, पर मैं कहता हूं कम क्यों है, इसका कारण तो बताओ। इसका कारण यह है कि जब 11 साल का लड़का हो जाया करता था, तब कहते थे घर वाले, ये ले तलवार और ये ले घोड़ा, या तो दुश्मन का सर काट के आ या कटा कर गया। इसलिए हमारी संख्या कम है। पर संख्या कम हो, आज भी एक हिंदुस्तानी, एक भारतीय 100 पर भारी पड़ता है। उस भारत देश के वासी हैं हम। उस जज्बे को लेकर के, उस ताकत को लेकर के पूरे देश के लोग
संगठित हो रहे हैं और संगठित होकर के बड़ी से बड़ी ताकत है उसके भी नकेल डाली जा सकती है और डाल रहे हैं। तो मेरा तो मलिक साहब ये कहना है, जहां बात आन बान शान की आती है, हमारे पूर्वज भी लड़े और हम भी लड़ेंगे। उसके लिए तो लड़ना पड़ेगा, फिर कटाने को तैयार रहना पड़ेगा, काटो या कटाओ। यही नीति लेकर के हम आज आगे बढ़ रहे हैं। अभी आरक्षण की बात चलती है, तो आरक्षण पर हम नहीं चाहते कि SC ST का आरक्षण खत्म कर दो। सरकार को लगे भी खत्म करना तो कर दो, हमें कोई आपत्ति नहीं। हम नहीं चाहते भी किसी और को मिला हुआ आरक्षण खत्म कर दो, सरकार को लगे तो कर दो। हम तो ये चाहते हैं जो सरकारी आंकड़े आज भी बताए जाते हैं, सरकारी आंकड़े कि 78% लोग SC ST के BPL रेखा से नीचे जी रहे हैं। तो सुखदेव सिंह गोवामेडी का सरकार से एक सवाल है कि वो 78% SC ST के लोग गरीबी रेखा से नीचे क्यों जी रहे हैं, जब आपने इनको 70 साल से आरक्षण दे रखा है, तो उसका फायदा उनको 78% को क्यों नहीं मिल रहा? इसका जवाब है सरकार के पास, नेताओं के पास। हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे। अब जो 78% SC ST के लोग आरक्षण से वंचित हैं, उनकी लड़ाई को हम लड़ेंगे। और अब आने वाली 18 मार्च से शुरुआत कर रहे हैं मध्य प्रदेश से। आरक्षण को आर्थिक आधार पे किया जाए, जिसको जरूरत है उसको मिले, चाहे वो सामान्य है चाहे गरीब है। आज इस देश के राष्ट्रपति SC से आते हैं, उनको आरक्षण की जरूरत है क्या? एक IAS का बेटा है, उसको आरक्षण की जरूरत है क्या? हम ये चाहते हैं। किरोड़ी जी मीणा कितनी बार विधायक, कितनी बार सांसद रह गए, उनको आरक्षण की जरूरत है क्या? हम ये चाहते हैं किरोड़ी लाल जी मीणा के ड्राइवर रामलाल रहता है ना, उसके बेटे को आरक्षण मिले। तो एक बार आरक्षण का लाभ ले लिया, बार बार उन्हीं को मिल रहा है। आज IAS IPS के बेटे, आज इन मंत्री विधायकों के बेटे जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, बड़े से बड़े कोचिंगों में जाते हैं लाखों रुपए दे करके, आम गरीब उनका मुकाबला कैसे करेगा? ऊपर से आरक्षण। और मैं तो यह कहना चाहता हूं, भारत सरकार ने बहुत बड़ा अन्याय किया है। जब राजपूत समाज, जो क्षत्रिय समाज है, उसने अपनी रियासतें 562 रियासतें एक साथ दी थी, 565 थी, 3 बाद में 562 रियासतें एकदम सरकार को सरेंडर कर दी। उसके बाद क्या रहा क्षत्रियों के पास? खाली तलवार। और वो भी आपने नियम कानून कायदा बना दिया, कोई तलवार लेके चलेगा तो आर्म्स एक्ट लगेगी, वो भी नहीं छोड़ी लास्ट में। हम ये चाहते हैं कि ये आरक्षण उनको मिलना चाहिए था, सबसे पहले क्षत्रियों को मिलना चाहिए था, जिन्होंने त्याग बलिदान किया, जो अपनी कमाई हुई प्रॉपर्टी इस देश में समानता लाने के लिए दे दी। अरे सरकार में ताकत है क्या? आज ताकत है तो रिलायंस, अडानी, अंबानी, मित्तल, इनकी प्रॉपर्टी सरेंडर करवा दो ना सरकार। हर भारतीय के पास 5-5 करोड़ रुपए होंगे अगर इन 5 परिवारों की प्रॉपर्टी सरेंडर कर दो तो। भारत आज 135 करोड़ लोग हैं और इनकी प्रॉपर्टी का आंकलन कर दो। अगर इनकी प्रॉपर्टी आप सरेंडर करवा दो तो हर भारतीय के पास 5-5 करोड़ रुपए होंगे। तो बातें करने के लिए बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं। आप जब याद करोगे हम फिर हाजिर होंगे। फिर मेरा देश से, मेरे देशवासियों से, मेरे भाई और बहनों से एक ही हाथ जोड़ करके विनती है कि सुखदेव सिंह गोवामेडी ये चाहता है
ये देश एक हो, कानून एक हो और देश में रहने वाले हम एक हो। हमें जातियों में बांट रखा है जगह जगह। आज पंजाब का कानून अलग, हरियाणा का अलग, राजस्थान का अलग, मध्य प्रदेश का अलग, दिल्ली का अलग, नागालैंड का अलग, उत्तराखंड का अलग, हिमाचल का अलग। तो फिर ये रियासतें आपने क्यों ली? इस देश में समानता के लिए तो ली थी। एक भारत एक कानून लागू हो, ये हमारी फर्स्ट प्राइट से ये मांग है सरकार से। होना भी चाहिए, एक देश है, एक कानून हो सबके लिए, बराबर। तो सुखदेव सिंह गोगामेडी पहले भी आप लोगों के लिए तैयार रहा हमेशा और आगे भी तैयार रहेगा। काफी लोग फोन करते हैं कि भाई साहब फलानी जगह उस थानेदार ने हमें रोक लिया, फलानी जगह पुलिस हमें वहां तंग कर रही है, फलानी जगह नगर परिषद वाले कब्जा करवा रहे हैं, फलानी जगह पंचायत में वहां ये हो रहा है, आप हमारी मदद करो। तो मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूं, मेरी जरूरत पड़ेगी मैं तो आकर के दरी बिछा करके खुंटा रोप करके बैठ जाऊंगा, पर आप जिनको अपना कीमती वोट देते हो, ये वोट है ना बहुत कीमती है। आपके पास 1 अरब रुपए ना, उससे भी कीमत है, ये उससे भी ज्यादा कीमत वोट है। ये कीमती वोट आप जिन नेताओं को देते हो, जब आपके साथ ज्यादती होती है, जुल्म होता है, उस समय उन नेताओं को फोन क्यों नहीं करते आप? आपको मोबाइल नंबर ही नहीं देते होंगे, वो तो मिल ही नहीं सकते आप उनसे। वो नेता, सांसद, एमपी, विधायक, वो तो आपको मोबाइल नंबर ही नहीं देते होंगे, कॉल करोगे कहां से? अरे जागो जागो, 21वीं सदी के नवयुवकों, जागो। काफी लोग कहते हैं कि भाई साहब आपने सामाजिक क्षेत्र में पूरे भारत में टीम खड़ी की, हर मुद्दे के लिए लड़ते हो, पर लास्ट में हम सरकार के सामने हार जाते हैं। तो आप भी राजनीति में आओ, पार्टी बनाओ। तो मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूं, जिस दिन पार्टी बनाएंगे, जिस दिन राजनीति करेंगे, क्या कहेंगे? आ देख लो रे, मैं पहले ही कहा राजनीति में जाओगा। आप में से ही कुछ लोग ये बात रखेंगे। अगर आप लोग सब साथ हो जाओ तो क्या विधानसभा, क्या संसद, सभी की सभी अपनी हो, पर उसके लिए एकजुटता जरूरी है। मैं जो हर मंच से नारा लगवाता हूं, मैं बोलता हूं हम सब, और आप बोलोगे एक है। हम सब एक है, हम सब एक है। ये नारा दोगे ना, उस दिन राजनीतिक पार्टी भी खड़ी कर देंगे। तो आज राजनीतिक पार्टियां हमारे खिलाफ कानून बनाती है। हम कोई एससी एसटी कानून के खिलाफ नहीं है। जिनके साथ जाति होती है उनको उनका हक और अधिकार मिलना चाहिए। पर यह कहां का न्याय है जो आपने 18A लगाई है, बगैर जांच के किसी को भी पकड़ के अंदर कर दो? इसका विरोध करते हैं। ये तो हर नागरिक का अधिकार होना चाहिए। 18A ये कौन सी धारा है? किसी को भी पकड़ के अंदर कर दो, इसका विरोध करते हैं। एससी एसटी के लोग हमारे क्षेत्र में जाकर के पूछो, उनके लिए जान देते हैं। सर्व समाज के लोग जो भी न्याय के लिए आते हैं, उनकी एक पसीने की बूंद गिरती है, सुखदेव सिंह गोगामेडी अपने एक एक खून का कतरा लगाने के लिए तैयार रहता है उनके लिए। पर काफी लोगों के हजम नहीं होता, उनका हाजमा कमजोर है। अरे मैं तो ये कहता हूं, सुखदेव सिंह गोगामेडी ने 1 इंची टेप से फालतू रेखा खींच दी, तो आप उससे फालतू खींचो ना। सुखदेव सिंह गोगामेडी एक स्टेट में 5 मीटिंग करता, आप 10 करो ना। समाज के लिए, इस देश के लिए टाइम तो दो। आपके पास तो समय ही नहीं है, आपके पास तो समय ही नहीं है। 8 बजे के बाद तो आपकी आवाज ही सही नहीं निकलती। देख लो, कोई बात नहीं, सुबह कर देंगे अपन। 8 बजे बाद में तो आपकी आवाज चेंज हो जाती है।
ये आंखों के नीचे काले घेरे ना, ये कोई ब्लैक कलर नहीं किया है। पूरी पूरी रात जागता हूं, पूरी पूरी रात सफर करता हूं, फिर जाकर के दूसरे स्टेट में मीटिंग होती है। आपने सुना नहीं तो आज सुन लो। जिस समाज का नेतृत्व करता रात भर जागता है, उस नेतृत्व को देख करके समाज सुख की नींद सोता है। इसलिए हम पूरी पूरी रात चल करके एक से दूसरे स्टेट में मीटिंगें करते हैं। आप लोगों से मेरा आग्रह है, जहां भी जैसा भी हूं आपके सामने हूं, मेरे समाज के जितने भी बुजुर्ग हैं, जो मेरे हिंदुस्तानी हैं, जितने भी बुजुर्ग हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि आप मेरा साथ सहयोग दो या ना दो, पर जो मैं कर रहा हूं उसमें मेरी टांग मत खींचो। मेरा आप साथ सहयोग दो या मत दो, जो मैं कर रहा हूं उसमें मेरी टांग मत खींचो। सिर्फ आशीर्वाद देकर के तो देखो, आशीर्वाद देकर के तो देखो। भारत को विश्व गुरु ना बना दे तो हम भी क्षत्रिय नहीं। और युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूं, भटकाने से भटको मत, भटकाने से भटको मत। आपका भाई सुखदेव सिंह गोगामेड़ी आप लोगों को न्याय दिलाने के लिए, आप लोगों का हक और अधिकार दिलाने के लिए, जैसे 10% आरक्षण दिलाया, उसी तरह जो 10% आरक्षण के अंदर विसंगतियां हैं उनको खत्म कराने के लिए 18 तारीख से लड़ाई शुरू कर रहा हूं, 18 मार्च 2021 से। उसमें भी आप लोगों को न्याय दिला करके रहूंगा। जैसे अन्य जातियों को उम्र में छूट मिलती है तो आपको भी मिलेगी, अन्य जातियों को वजीफा मिलता है तो आपको भी मिलेगा, अन्य जातियों को मकान प्लाट जमीन की छूट मिलती है तो आपको भी मिलेगी। उसके लिए मुहिम शुरू कर रहा हूं। आप लोग ऐसे ही मेरे साथ और सहयोग देते रहें। और युवा पीढ़ी से कहना चाहूंगा, पढ़ाई पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो, आप पढ़ो और खेलों में ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो। समाज सेवा के लिए, आपकी रक्षा के लिए आपका भाई अभी जिंदा है। मैं लड़ूंगा आप लोगों की लड़ाई। आप तो पढ़ लिख करके एक भारत को सक्षम देश बना करके विश्व गुरु बनाने में योगदानी बने। जय भवानी, जय माता दी, जय श्री राम। बातों का सिलसिला तो बहुत लंबा चाहते थे हम, लेकिन समय की थोड़ी कमी की वजह से आगे फिर हम सुखदेव जी से निवेदन करेंगे कि जल्दी आप हमारे और प्रोग्राम में भी पधारें। जरूर जरूर। मैं शुभ 24 चैनल को बधाई देता हूं कि आपने जो ये मुहिम शुरू की है, ये आपकी मुहिम पूरे भारत में, पूरे विश्व में चले और ये चैनल आपका फले फूले। जहां भी हमारी जरूरत रहेगी हम लोग आपके साथ खड़े, पहले भी थे, आगे भी खड़े रहेंगे। पर एक बार फिर मैं इस चैनल को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। त्यागी जी को, मलिक साहब को, जितने भी इस चैनल से जुड़ा हुआ परिवार है, उन सबको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका चैनल दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। जय मां भवानी, जय श्री राम।